बजे स्टैंडर्ड 10 के लिए। स्टैंडर्ड 10th में हमें 98 स्कोर करने हैं, या फिर कह सकते हैं 78 स्कोर करने हैं आउट ऑफ 80। तो कहते हैं मैथ्स में अगर 100 में से 100 आ सकते हैं तो संस्कृत में क्यों नहीं। और अगर मैथ्स में 100 में से 100 आते हैं तो हम भी संस्कृत में लाके जरूर दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि कठोर परिश्रम या कड़ी मेहनत का मनुष्य का असली धन होता है। बिना कठिन परिश्रम से सफलता पाना असंभव होता है। इस दुनिया में जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है वो सफलता जरूर पाता है। तो हम चलते हैं थोड़ी परिश्रम कठोर की ओर। और आज हमारा टॉपिक रहेगा कथानक्रम अनुसार, यानी घटनाक्रम। 4 मिनट में 4 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, देखते हैं, समझते हैं, एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए नोटबुक पेन पेंसिल तैयार रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है पहले से ही कि आप अपना एक टारगेट बनाओ। आपको चाहिए 78 या फिर 80 आउट ऑफ 80। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है जिसके अंदर आप लिखेंगे कि मुझे LBH यानी कि लर्न बाय हार्ट श्लोक लर्न करने हैं। 7 श्लोक है, सारे लर्न हो गए, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको वर्ड टू वर्ड 100% अगर आता है तो आप उसको पेंसिल के द्वारा 5 स्टार देंगे। पर अगर लगता है कि नहीं यार अभी 4 ही हुए हैं, अभी 5 ही हुए हैं आउट ऑफ 7, तो आपको थोड़े कम स्टार देने हैं, है ना। तो उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करते जाए, लाइक अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, सीन कॉम्प्रिहेंशन, ऑथर, पोएट एंड उसके बुक्स के नाम, शुद्ध अशुद्ध, ये सारी चीजें हैं जिसमें से एक टॉपिक आज हमारा है दैट इज 6 नंबर का, दैट इज कथानुक्रम अनुसार। तो देखते हैं आज इसके अंदर हम क्या स्कोर कर सकते हैं। देखो यहां पर मेरा पहला टारगेट है कि पहले चरण को अचीव करना। पहला चरण होता है जस्ट पासिंग मार्क। यस, आप 20 से 25 मार्क स्कोर कर सकते हैं। आप इसको ही इतने को लर्न करेंगे, आप इजीली 20 to 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो सर, टीचर या माता पिता या गुरु या फिर आपके कोई मित्र आपके मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तेरा पास होना असंभव है, बस ये उसके लिए है। ठीक है, आगे हम और भी चरण को अचीव करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का कथा क्रम अनुसार। यहां पर दिया हुआ है आपको इस तरह से दिया जाते हैं सेंटेंस। यद्द वित्तदास धनिकोपि लुप्तो वर्तते, यतः केनापि उपायन मया असो कंचितयः, एकदा कुटनाथे चिंतयम यस्य कुटनाथ वै वेश्य प्रतिवेशकम। देखो सबसे पहली एडवाइस एंड सबसे पहला स्टार्टअप रहेगा वो क्या है, आपको ड्रामा यानी कि जो नाटक है वो, कथा यानी कि स्टोरी वार्ता जो है वहां से हमेशा ये पूछा जाता है। एंड वहां पर रैंडमली अलग अलग प्रकार के सेंटेंस होंगे। वैसे तो ये है कि उसके लिए आपको कथा यानी कि स्टोरी पता होनी चाहिए, ड्रामा की कहानी क्या है वो पता होनी चाहिए, और उसके हिसाब से आप इसको लाइन वाइज ले सकते हैं। पर देखो काफी सारे समय पर वहां पर भी आपका कंफ्यूजन बढ़ जाता है। सो हम आपके लिए ऐसे 3 वीडियोस लेके आएंगे, और वो 3 वीडियोस के अंदर हम आपको 5-5 घटनाक्रम देंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस है। अगर आप हर रोज ये बैठ के सुनोगे या समझोगे तो मेरे ख्याल से जो आपके गुरु, जो आपके माता पिता या आपके मित्र कहते हैं कि भाई देखो 15 पेपर सॉल्व कर लो आप 80 मार्क्स ले आओगे, बस हम उसको ही उसकी भाषा में जवाब देने वाले हैं। तो क्यों ना ये मेहनत की सीढ़ी को चढ़ा जाए, ना कि लिफ्ट की सीढ़ी को। तो शुरू करते हैं इसके आंसर। आप कोशिश करो कि अगर आपको इसके आंसर मिल जाते हैं टेक्स्ट बुक में से तो बढ़िया है, कहानी को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पर आपके लिए आंसर मैं अब देने वाला हूं, तो आप कोशिश करो किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेडी, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ ये है उसके आंसर। तो यहां पर उसके आंसर दे रखे। बच्चों खास याद रखें, जब भी आपको उत्तर लिखना है तो पहले उत्तर करके लिखे, नीट एंड क्लीन। आपके पास संस्कृत में सबसे ज्यादा टाइमिंग्स होगा, सो आप टेंशन मत लो, शांति से लिखिए। क्योंकि संस्कृत में ऐसा होता है कि एक हलंत वाला म यानी कि इस तरह से एक ऊपर ली गई डबल डॉट या एक बिंदी, कभी कभी आपके मार्क्स चले जा सकते हैं। इवन फुल स्टॉप का भी ध्यान रखें। दूसरा कि अगर आपको इस तरह से आंसर लिखना है, लाइक यहां पर कैसे दिया है ABCD, तो यहां पर राइट आंसर है, लाइक आपको लग रहा है डी राइट आंसर है तो डी करके उसका आंसर लिखे, देन सी, फिर A एंड B, इस हिसाब से आपको लिखना है। अब आप चेक करें कि आपको 4 में से कितने मार्क्स आए, एंड उसके बाद आपको मुझे बताना है कि एग्जैक्टली आपको 4 में से कितने अचीव हुए। ठीक है, नाउ इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन।
इसमें भी आपके लिए 4 है और ये है विगतेषु कतिपयेषु माशम बहुधा देशानां परस्परम युद्ध भवतः। ये जो है अर्जुन वाला चैप्टर है और उसके अंदर से लिया गया है। सो अब उसके लिए आपको शुरू कर देना है। आपको एबीसीडी लिख के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका राइट आंसर होना बहुत जरूरी है। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। यस, ये रहे आपके आंसर। चेक करो कि क्या ये आंसर आपके सही है कि नहीं है। एंड ये 4 में से आपने कितने स्कोर किए, सारे के सारे राइट होते हैं तो ठीक है। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि एक रॉन्ग है तो उसके सामने दूसरा भी रॉन्ग होता है, यानी आपको 2 ही मार्क्स स्कोर करने को मिलेगा। सो बेटर है कि आप सारे अच्छी तरह से स्टडी करके ही इसको अचीव करें। धीरे धीरे करके आप कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, बहुत सारे आपको प्रैक्टिस में देने वाला हूं और उसके अंदर आप राइट आंसर ढूंढ सकते हो। ठीक है, कितने मार्क्स अचीव हुए जरूर लिखिएगा बाजू में। उसके बाद है ये रहा थर्ड, जिसके है आदो इंद्रियाणी रागाहा रमा स्कंदति चरम चक्षुहु। और ये जो है उसके अंदर से आपको राइट आंसर ढूंढने हैं। आप एबीसीडी करके भी लिख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं एबीसीडी के नहीं मजा आएगा तो आप, मैं तो कहता हूं संस्कृत लिखे, क्योंकि संस्कृत लिखने की थोड़ी तो प्रैक्टिस आपको जरूरी है। क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एंड ये मीठापन तभी मजा आएगा, कहते हैं ना, जितना आप चबाते हैं ना कोई भी चीज को, उसके अंदर और मिठास आ जाती है। तो लिखो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लिखने में कोई परेशानी नहीं है। इस बार आपकी थोड़ी सी संस्कृत अच्छी हो जाएगी। ओके, नाउ योर टाइम स्टार्ट नाउ, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। यस, ये रहे आपके आंसर। तो ये राइट आंसर के साथ उसको चेक करें, बी बी ए बी सी, ये उसके राइट आंसर है। ठीक है ना, उसके बाद है नेक्स्ट वाला, और इसके अंदर देखते हैं ये, यानी कि फोर्थ, घनेन सह धनेन सह तत्रस्य ग्रंथाग्रपी तस्य हत्ता गतः था। ये हमारा सिद्धराज जयसी वाला, यानी हेमचंद्राचार्य वाला ये चैप्टर है। और उसके अंदर के आंसर है ए बी सी डी। देखते हैं आपको कितने राइट पड़ते हैं। और योर टाइम स्टार्ट नाउ, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। यस, तो चेक करते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। यहां पर है डी बी सी ए, तो ये आपके हो गए प्रैक्टिस। यहां पर आपके बनते हैं टोटल 20 मार्क्स। और आपको मुझे बताना है कि ये 20 में से आपने कितने स्कोर किए। क्या सही में आपको एक छोटा सा वीडियो, जो ने आपको मैंने बताया था सिर्फ 4 मिनट्स के अंदर 4 मार्क्स मिल सकता है, क्या मजा आया? क्या आप कुछ और कॉम्प्रिहेंशन या कुछ ऐसे और घटनाक्रम आप देखना चाहते हैं? क्या और प्रैक्टिस करना चाहते हैं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। लेके आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो संस्कृत का ग्रामर का है। अभी उसको 4 मार्क एंड 5 मार्क दोनों तरीके से पूछा जाता है। एंड 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सीन, यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से कोई भी चैप्टर या ड्रामा का पैराग्राफ आपको दे सकते हैं। एंड थोड़े होते हैं अनसीन, यानी कि उसके अंदर आपको बाहर का, यानी आपके पुरानी टेक्स्ट बुक है या ओल्ड टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इसके अंदर भी हम पूरे, यानी फुल मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। 4 आउट ऑफ 4 या 5 आउट ऑफ 5 हम गारंटेड ले सकते हैं। पर उसके कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ एग्जाम्पल है। आप इसको फॉलो करो तो आप गारंटेड कुछ ना कुछ, यानी कि फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कहते हैं जीवन के अंदर कि विकल्प बहुत मिलते हैं, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। तो चलो, आज हम भी अपनी मंजिल पाके ही रहते हैं। तो यहां पर है आपके लिए एक अनसीन कॉम्प्रिहेंशन एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। ठीक है, ध्यान से समझते हैं कि आपको इसके अंदर सबसे पहले क्या कार्य करना है। जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है एंड उसके आधार पे यहाँ पर आपको आंसर ढूंढना है। उसके अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कस्मीन, का, किम, कीदृश, कासु, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अंदर दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड। लाइक किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, गुजराती में कहेंगे शा माटे। कथ का मतलब होता है कैसे या क्यों, केवी रीते या केम। कुतः कहां से, क्या थी, ये स्थल के हिसाब से होता है। कति कितने, कितला।
कुत्र, कहाँ, क्या, एंड कीदृश, कैसा, केवी रीते। तो ये जो वर्ड होते हैं उसको आपको उसकी जगह पर आंसर ढूंढ के उसको रिप्लेस करना होता है, एंड आपको पूरा आंसर लिखना है ना। एक वर्ड में आंसर नहीं लिखना है। जैसे ही आपका आंसर खत्म हो जाए, दोनों के बीच में एक लाइन छोड़ देना है, ताकि आपका नीट एंड क्लीन अच्छी तरह से लगे। एंड जो मेन वर्ड आपने लिखा है उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करनी है, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये कॉम्प्रिहेंशन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एंड फिर आप खुद अपने हिसाब से इसका आपको आंसर लिखना है। एंड आज की आपकी टेस्ट भी रहेगी, जिसके अंदर आपको स्कोर करने हैं 5 मार्क्स, ठीक है। तो आप क्या करो, एक नोटबुक और पेन ले लो हाथ में, और इसके आंसर लिखने की कोशिश करो। देखो, आलस जो है वो इंसान की प्रगति के लिए बाधित है, रोक देता है, और सफलता उसको मिलती है जो बहुत मेहनत करता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आप अपनी नोटबुक पेन हाथ में उठा लीजिए, आज की डेट डालिए, एंड आंसर लिखने की कोशिश करिए। यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पुरातन भारतवर्ष के अंदर कपिल वस्तु नाम के एक नगर यानी कि शहर के अंदर शुद्धोदन नाम का नरपति का मतलब होता है राजा हुआ करता था। माया देवी तस्य मतलब उसकी भार्या यानी पत्नी हुआ करती थी। उसका आत्मजयस्य उसका एक बेटा था, जिसका सिद्धार्थ ऐसा नाम दिया गया था। ये जो राजा का पुत्र है वो गुणवान, रूपवान और बलवान हुआ करता था। उसके जन्म के 7वें दिन पे, यानी जो राजा का पुत्र जिसका नाम सिद्धार्थ था, उसका जन्म हुआ उसके 7वें दिन पे उसकी माता जिसका क्या नाम था, माया देवी, उसका मृत्यु हो जाता है। ततः प्रभुति उसके बाद राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को अपनी माता और पिता दोनों का स्नेह यानी कि प्यार से उसका पालन पोषण करते हैं, और बचपन के अंदर बहुत ही जल्दी से वो सारी की सारी विद्या और कला के अंदर कुशल यानी एक्सपर्ट हो जाता है। तो बहुत ही इजी ये कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन आएगी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन है, पुरातन भारतवर्ष में कस्मिन नगर है, कौन से नगर में शुद्धोधन नाम का राजा हुआ करता था। शुद्धोधन की भार्या यानी पत्नी का आसीतः, नृपस्य आत्मजस्य किम अभिधानम आसीतः, एंड राजपुत्रः कीदृश आसीतः, बाल्यकाले राजपुत्र कासु कुशलो भवतः। तो इसका आंसर आपको फुल लाइन में लिखना बेटा। एंड दूसरी बात खास है कि जो मेन वर्ड है उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करिए। दो आंसर के बीच में आप गैप छोड़िए एक लाइन का, ताकि नीट एंड क्लीन दिखे, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है कि इसमें से आपको कितने मिलने वाले हैं, 5 आंसर के 5 मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं कि क्या आपका इसका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो यहां पर देखो, इसके हमने उत्तर दिए हैं। पुरातन भारतवर्ष के अंदर कपिलवस्तु नाम के नगर में शुद्धोधन नाम का नरपति आसित। देखो कैसे मैंने फुल आंसर लिखा है, उसी तरह से आपको लिखना है। शुद्धोधन से भार्या माया देवी आसित, नृपस्य आत्मजस्य यानी कि उसका पुत्र का नाम सिद्धार्थ इति अभिधान ऐसा नाम हुआ करता था, और राजा का पुत्र गुणवान, रूपवान और बलवान था। बाल्यकाल के अंदर राजा का पुत्र सारी विद्या के अंदर कला के अंदर कुशल हुआ था। तो आई विश आपका जो स्कोर है वो 4 नहीं परंतु फुल 5 बनना चाहिए। और देखो आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, आप खुद ही इसका स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जावत पे सिल पर पड़त निशान। हम पत्थर पे भी अपनी कोमल अगर ज्ञान अगर उसके ऊपर बार बार घिसेंगे तो हम भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हो सकता है आपके इसके अंदर थोड़े से कम मार्क्स आए हो, पर पूरी लॉयल्टी के साथ ईमानदारी के साथ हम नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये दूसरा है। डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई एक महान वैज्ञानिक हुआ करते थे। उसको विश्व शांति जो विज्ञान का एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, अवार्ड होता है, वो उसको प्राप्त हुआ था। उसका जो जन्म हुआ था वो था गुजरात राज्य के अंदर, अहमदाबाद महानगर के अंदर। तो उसका जहां पर जन्म हुआ था गुजरात राज्य के अहमदाबाद के अंदर, वहां पर उसने भौतिक विज्ञान जिसको हम फिजिक्स कहते हैं उसका ज्ञान और प्रसार के लिए एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी स्थापित की थी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इज अ फुल नेम, है ना। ये जो नाम था वो विश्व प्रसिद्ध था।
और ये जो है उसका अगर शॉर्ट फॉर्म करें तो फिजिक्स का बनेगा, भौतिक का बनेगा फिजिक्स यानी पी, अनुसंधान का मतलब बनेगा रिसर्च यानी आर, एंड लेबोरेटरी का बनेगा प्रयोगशाला, शॉर्ट फॉर्म बन गया PRL। ये जो संस्था है उसका संक्षिप्त नाम है, ये उसका बहुत ही छोटा नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अंदर क्या होता है इस जगह पर, तो कि खगोल विज्ञान, अवकाश विज्ञान और भौतिक विज्ञान इत्यादि एक्सेट्रा का अध्ययन कराया जाता है। ठीक है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई क आसीतः, डॉक्टर विक्रमभाई साराभाई कस्य पुरस्कर्ता आसीतः, डॉक्टर विक्रमस्य जन्म प्रदेश कः, एंड भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला संक्षिप्त नाम किमः, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशालायां कस्य विषयस्य अध्ययन भवति। तो पूरा आंसर लिखेगा एंड अब आपका स्कोर बनेगा 5+5 = 10। उसमें कम आए तो कोई बात नहीं, हम इसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो ये देखो इसके आंसर है, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई एक महान वैज्ञानिक आसित, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई विश्व शांति विज्ञान के पुरस्कर्ता आसित, गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर के अंदर डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई का जन्म हुआ था। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का संक्षिप्त नाम है PRL, एंड भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में खगोल विज्ञान, अवकाश विज्ञान, भौतिक विज्ञान इत्यादि एक्सेट्रा विषय का अध्ययन कराया जाता है। ठीक है। तो ये हो गए आपके 5+5 10 ना। उसके बाद है अनसीन, और एक खूबसूरत सा है, एंड आपको क्या करना है, इसके आंसर ढूंढने हैं। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, आप इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि क्वेश्चन को ढूंढ लेते हैं, कुछ लोग उससे भी ज्यादा बुद्धिशाली होते हैं कि इसके अंदर के वर्ड को ढूंढ लेते हैं। लाइक देखो मयूर विहग, तो यहां पर मयूर विहग को पकड़ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं, मयूर पुच्छ कीदृश, तो यहाँ पर देखो पुच्छ लिया है और उसके आसपास का वर्ड ले लेते हैं एंड कीदृश की जगह पर लगा देते हैं। कदा मयूर हर्षणे है, तो यहाँ पर हर्ष नाम के वर्ड को पकड़ते हैं एंड फिर उसको लिखते हैं। पर कभी कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें जरूर होती है, तो मैं चाहूंगा कि ये शॉर्टकट की इस्तेमाल तब करें जब आपको कुछ ना आता हो, पर जब आपको आता है तो उसका अच्छी तरह से ग्रामर का इस्तेमाल करके फुल आंसर लिखेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो इसके आंसर हम देख लेते हैं, ये रहे। और अब आपका बन जाता है 3, यानी कि 5+5+5 = 15 मार्क का है। तो देखो इसके अंदर से आपने कितना स्कोर किया एंड कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलो और एक लेते हैं जिसके अंदर है, महर्षि आपोद धूम्य श्रुतेन तपस्या एंड उदारता के कारण से बहुत ही विश्वत प्रसिद्ध थे। यहाँ पर ज्ञान, तपस्या, उदारता, ऊपर से जैसे होता है ना नारियल, ऊपर से कठोर अंदर से सॉफ्ट। गुरु भी ऐसे ही होते हैं कि जो बच्चों को हमेशा पनिश करते हैं पर अंदर से शिष्य को भ्रूषम यानी कि अंदर से बहुत ही स्नेहती प्यार करते हैं। उसके शिष्यों के अंदर बहुत सारे शिष्य थे, जिसमें से एक का नाम था उपमन्यु। गुरु ने उसको गायों को चराने के लिए, है ना, गाय को जंगल में ले जाएंगे और वहां पर चराने का काम गुरुजी ने उसको दिया था। तो गो चरणाम नियुक्त असु धेनु भी ही, गायों के साथ वो वन में पूरा दिन जाता था एंड शाम के समय आश्रम में वापस आ जाता था। एक बार गुरुजी ने उसको पूछा कि हे बेटा, पूरा दिन तुम जंगल में रहते हो तो तुम अपना खाना और पीना किस तरह से करते हो। सो वदत, वो कहता है कि मैं भिक्षा मांगने जाता हूँ और भिक्षा मांग के लाता हूँ, पकाता हूँ और स्व उदरम में अपना खुद का पेट भरता हूँ। गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, आप आश्रम में रहते हो, गुरुकुल में रहते हो, और गुरुकुल के जो स्टूडेंट होते हैं वो ब्रह्मचरित्र का पालन करते हैं। छात्र जो जितना भी भिक्षा लेके आता है वो गुरुजी को देते हैं नैवेद्य के हिसाब से। फिर गुरुजी उसमें से जो भी भिक्षा वापस करते हैं या देते हैं उसको स्वीकार करते हैं एंड फिर अपना पेट भरते खाना खाते हैं। ये बात को याद रखना। तो कि ठीक है गुरुजी। तो ये छोटा सा पैराग्राफ और यहाँ पर उसके क्वेश्चन है। यहाँ पर वापस से मैं आपको हेल्प नहीं करने वाला हूँ। कुछ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करो एंड अब आपका स्कोर बोर्ड बनेगा 20 का। ठीक है। और ये देखते हैं आपका 20 का स्कोर होता है कि नहीं होता है। आप अपना स्कोर बोर्ड बनाते रहिएगा, कितना हुआ, क्या हुआ, मुझे जरूर बताना है नीचे कमेंट्स करके कि क्या सही में ये वीडियो आपके काम का है कि नहीं। नाउ लास्ट है, ज्यादा आपको मैं परेशान नहीं करूंगा, पर हाँ मैं परेशान करूंगा उतना आपको ही बेनिफिट है।
एक वन के अंदर एक मूषक यानी कि एक चूहा रहता था। वो सुप्त से सोया हुआ शेर के केश यानी बाल के ऊपर इधर से उधर कूद रहा था। सिंह को जो है उसके ऊपर गुस्सा आया और उस अपराध का मारना उसको फाइनल कर दिया। तभी मूषक जो छोटा सा चूहा था उसने सिंह को प्रार्थना की कि आप मुझे प्लीज प्राण दान दे दो, मुझे मारो मत। अब उसके ऊपर कृपा की और उसको मुच्यत उसको छोड़ दिया। अब एक बार सिंह जो है वो जाल के अंदर बेचारा फंस गया। तो वहां पर वो चूहा आया, अपने तीक्ष्ण शार्प दांतों के द्वारा उसने उस जाल को काट दिया और शेर को छुड़ा दिया। इस तरह से कभी कभी क्षुद्र जीवा, छोटा जीव भी मुश्किल के समय पे हमें बहुत बड़ा काम आता है ना। कि जैसे छोटा सा चूहा काम आया, छोटी सी चींटी काम आ सकती है, उसी तरह से छोटी सी सुई भी काम आती है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर है आपके 5 क्वेश्चन एंड यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट इज इस परिच्छेद का बोध बताओ, है ना। तो बोध को आपको इजीली मिल ही जाएगा, उसका अच्छी तरह से आप लिखिएगा एंड फुल स्कोर करिए, यानी कि आपको करना है 25 में से स्कोर। अच्छा, जिसने भी आज की ये टेस्ट पूरी कंप्लीट की है वो अगर 20 से अप लाते हैं एंड फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसके 70 अप मार्क्स है एंड बहुत ही अच्छा ये स्कोर बोर्ड है। ठीक है, वापस से मैं आपके लिए और कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा लाऊंगा जो कि अनसीन रहेंगे। अंदाजित आप 15 कॉम्प्रिहेंशन अगर लाइन वाइज आप सॉल्व कर लोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका 90 टू 95% तक का आपकी बहुत ही अच्छी इसके अंदर पकड़ आ चुकी है। तो आई विश आपका ये जो स्कोर बोर्ड है वो मुझे जरूर बताएगा कि कितना हुआ, क्या हुआ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका के लिए सुबह 10 बजे स्टैंडर्ड 10 और उसके अंदर संस्कृत ग्रामर का आज थोड़े से हम पर्ल यानी कि मोती को इकट्ठा करने वाले हैं। और आज आपको 4 में से सिर्फ 2 ही देने वाला हूं। पर आपने यहां पर ऐसा क्यों लिखा है 4 मिनट में 4 मार्क्स? यस, 2 मार्क्स आज का कलेक्शन है, कल हम वापस से इसके अंदर 2 मार्क्स ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड टॉपिक का नाम है कर्ता, कृति एंड ग्रंथ। देखो, आपके पास जो संस्कृत है उसके अंदर हिंदी की तरह तो नहीं है कि उसके अंदर इतने सारे चैप्टर्स लर्न करे, पोएम के नाम लर्न करे, उसके बाद उसके लेखक, किताब, अवार्ड, रिवॉर्ड एंड फिर पूछा जाए दैट इज आई डोंट नो। पर आपको तो क्या है, ऐसा है कि घर पे आपने मम्मी को बोला कि मम्मी आज मुझे छोले भटूरे खाना है एंड आपको नाश्ते के बॉक्स में वही मिले और वहां पर जाके वही खुलेगा। पर कुछ यानी कि हिंदी के अंदर ऐसा हो जाता है कि पता नहीं सरप्राइज में क्या आएगा। सो आपको सिर्फ लर्न करने हैं सिलेक्टेड 16 चैप्टर के ऑथर, उसके बुक्स एंड उसके जो चैप्टर है उसके नाम। तो बहुत ही इजीली आप 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हो एंड वो उस तरह से पूछा जाएगा। लाइक यहाँ पर ए सेक्शन के अंदर यानी कि ए साइड एंड बी साइड, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा लेखक एंड कवि के नाम और यहाँ पर आपको कभी कभी कृति यानी कि जो उसके बुक्स होती है उसके बारे में यानी ग्रंथ के बारे में, तो कभी कभी पूछे जाते हैं उसके चैप्टर के नाम या पोएम के नाम। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से हम ये 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहां पर मैंने दिया हुआ है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। दैट इज संवदनध्वम जो पोयम है उसके जो कवि लेखक है दैट इज अथर्वा अंगीरा। एंड आपके लिए वैसे तो 4 ग्रंथ है पर यहां पर जो मैं श्लोक दिए हैं स्टैंडर्ड 10 के अंदर वहां पर यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद है ना। यद भविष्यति विनश्यति दैट इज पंडित विष्णु शर्मा एंड पंचतंत्र। एंड यद भविष्यति विनश्यति के अंदर और भी एक लेखक का नाम दिया है दैट इज नारायण पंडित हितोपदेश। देखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चलो, परेशानी आ सकती है, गुजरात बोर्ड के अंदर कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। सो एक्स्ट्रा लर्निंग आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। स्वास्थ्यमृतम समाचार दैट इज महाकवि कालिदास, कुमार संभव पुस्तक में से लिया गया है एंड ये है सर्ग 5 में से। जनार्दन से पश्चिम संदेश दैट इज महाकवि भास, दूध घटोज गचम वैसे भास नाटक चक्रम, ये उसके नाटक के बहुत बड़ा ग्रंथ है और उसके अंदर से एक ग्रंथ है दैट इज दूध घटोज गचम, वहां से लिया गया है। ये बात एक्स्ट्रा याद रखिएगा। गुणवती कन्या महाकवि दंडी, दश कुमार चरितम, चक्षुमान अंध एव दैट इज महाकवि बाण भट्ट हर्षचरितम। हर्षचरितम एंड दूसरी जो एक बुक है वो दोनों यानी कि है कादम्बरी, ये दोनों को आप लर्न करिएगा क्योंकि ये कवि के दोनों ही पॉपुलर बुक्स है। वैसे हमारा जो ये है दैट इज हर्षचरितम।
त्वमेका भवानी इज आदि गुरु शंकराचार्य स्तोत्र साहित्य। यस्य जननम तस्य मरणम आर्यशुरः जातकमाला। महाकवि और महाज्ञानी ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, जिसके लेखक कवि है हेमचंद्राचार्य, एंड बुक्स का नाम है सिद्ध हेम शब्दानुशासन। आप देख सकते हो 1 to 10 हमने लर्न किया है, और ये है आपके इंडेक्स के अंदर 1 to 13 चैप्टर के सिर्फ, है ना। आगे बढ़ते हैं, और उसके अंदर क्या है, तो ये है आपके टोटल 16, यानी यहां से हमने उसके नंबर्स अलग दे रखे हैं, पर 16 है। आप देखो, क इदम दुष्करम कुर्यातः विशाखा दत्ता। मुद्रा राक्षस, गुजराती में उसको मुद्रा राक्षस भी कहते हैं। अद्भुतम युद्धम महर्षि वाल्मीकि रामायण। स्वाभाविकम सादृश्यम आचार्य पाणिनि जी, आचार्य कात्याय एंड आचार्य पतंजलि। अलग अलग तरीके से लिखे गए, जैसे अष्टाध्याय, वार्तिक एंड व्याकरण, महाभाष्य। ये तीनों बुक्स को याद रखेगा। कभी कभी बहुत सारे स्कूलों के अंदर पूछा जाता है, बोर्ड में पूछ जाए तो उसका कोई ठिकाना नहीं है। सो बेटर है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत जरूरी है। इसलिए आपको लगता है कि सर ने 16 बोला था और 22 कैसे हुए। उसके बाद है सत्यम मयूरः बोधायन। भगवत किंचुकियम प्रहसन में से लिया गया है। एंड उसके बाद जो लास्ट पोएम है 20, जिसका नाम है तथैव तिष्ठति, उसके अंदर हमारे 6 पोएम के नाम है, यानी कि पोएट के नाम है। लेखक जैसे महाकवि भास है, कालिदास जी है, बहुभूति, बाण, शूद्रक एंड रविगुप्त जी है। एंड उसकी 4 बुक्स है। यहां पर आप देख सकते हो 2 के नाम नहीं है। एक है यहाँ पर कर्णभार, मालविकाग्निमित्र, उत्तर रामचरित्र एंड मृच्छकटिकम। इन दोनों की बुक्स के नाम नहीं बताए गए हैं। सो आपको एक पोएम में से ही 6 दिए गए हैं, और यहाँ पर हमें 3 लेने हैं, जबकि सेकंड हमारी जो थी वहां पर 2 बताए गए हैं। इसके हिसाब से आपको थोड़े बढ़ चुके हैं। बाकी एग्जैक्टली देखने जाए तो 13 to 15 के जितने ही हमारे ऑथर के नाम है, जबकि एक में ज्यादा आने के कारण समय सा लर्न करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आई विश बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ मैचिंग ही करना है, नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, है ना। ध्यान से लिखो, मैच करो सही तरह से, एक के बाद एक, एक के बाद एक, धीरे धीरे से आप करते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। अगर आपको लर्न नहीं होता है तो ये वीडियो को बार बार सुनो। मैं तो कहता हूं सुनने के बाद एक बार लिखो, एंड इसके बाद इसके अंदर सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर करो, यानी 2 out of 2 आना चाहिए। ठीक है, क्या आया हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जो कि संस्कृत का है। स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड 10 के अंदर ये टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको 3 मार्क्स दिलाएगा। यस, स्टैंडर्ड 10 को ध्यान में रखकर आज के हमने ये पार्ट बनाया है। ये स्टैंडर्ड 9th में भी आपको काम आ सकता है, और ये है एकदम नया स्टाइल ऑफ पेपर के हिसाब से। पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है दैट इज शुद्ध अशुद्ध, एकदम गारंटेड 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। पर कैसे? उसके कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हम अगर फॉलो करेंगे तो आप आसानी से इसको स्कोर कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा ये टेबल। जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको इसी हिसाब से आपको लर्न करना है। लाइक क ख ग च छ ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, इसी तरह से। तो आपको पता ही होगा, जो ये लाइन है ना, इसको क वर्ग वाली लाइन कहते हैं, इसको च वर्ग वाली लाइन, इसको ट वाली, इसको त एंड इसको प वाली लाइन। सेम ये जो लाइन होती है उसको कहते हैं प्रथम वर्ण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी एंड पंचमी वर्ण। नाउ शुद्ध अशुद्ध के अंदर आपको क्या देंगे, करेक्शन करना होता है उसमें क्या देंगे, कि आपको कुछ वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके देंगे और उसको आपको करेक्ट करना है। उसके अंदर एक इस तरह से करेक्शन करना है। देखो, रूल नंबर 1 के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि समझ लो कि ऐसा एक वर्ड आपको दिया गया है और उसके अंदर ये श जो है उसके ऊपर बिंदी दे रखी है। ठीक है, यानी इस बिंदी को कहते हैं अनुस्वार। अब ये अनुस्वार है वो आपको नहीं देखना है। उसके बाद क्या है, तो कि ये क है, तो क को आपको इस टेबल में फाइंड आउट करने जाना है। तो देखते हैं, ये रहा क। अब ये क की लाइन के अंदर हमेशा लास्ट वाले के पास चले जाओ तो ये रहा ड। तो ये जो बिंदी है यानी कि अनुस्वार है, उसका काम ये ड करेगा। यानी यहाँ पर आपको ड लिखना है, फिर आपको क देना है, उसके नीचे हलन देना है। आप ये ड के नीचे भी एक क लगा सकते हो। मतलब आप जब भी दोगे तो ये जो अंग है ड जो है उसको हाफ देना है। याद रखिए, ये जो दोनों है ना, वो हमेशा ऊपर की साइड में लगेंगे, जबकि ये आधे आधे, मतलब ये डंडी हटा दो, ये न हटा दो, ये म हटा दो, तो हाफ हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि रूल नंबर 1 में है। जैसे देखो, यहाँ पर मंथन लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर बिंदी है, तो क्या, हाँ, तो जिसके ऊपर बिंदी है वो लेटर तो हम देखते नहीं। उसके बाद क्या है, तो क्या थ है, तो थ हमने इसमें फाइंड आउट किया, ये रहा।
तो थ के हिसाब से लास्ट क्या बना, न है, तो ये बिंदी है वो न का काम करेगी, और ये न यहाँ पर मिलेगा, थ को मिलेगा, तो आपको ऐसा लिखना है, ये करेक्ट करना है। तीसरा आगे देखते हैं कंटक। अब देखो क के ब बिंदी है तो आपको ट चेक करना पड़ेगा, ट के हिसाब से क्या बनेगा, अण बनेगा। जो भी लाइन में आए ना उसके अंदर, इवन ये अण आए ना तो अण को भी अण हाफ देना है, न को भी न हाफ देना है, म को भी म हाफ देना है। ये लाइन के अंदर जो भी वर्ड मिले उसके अंदर, जैसे न को हाफ देना है, समझ लो यहाँ पर न आधा दे दिया, यहाँ पर न आधा दे दिया, यहाँ पर न आधा दे दिया, इस तरह से। तो कंटक के अंदर आपको इस तरह से कार्य करना है, इधर आपको अण आधा देना है, ठीक है। उस तरह से परंपरा, र के प बिंदी है पर प आया, प के हिसाब से हाफ म बनेगा। रंजन, इसमें ये रहेगा, ज के हिसाब से ये रहा ज, तो ये रहेगा, है ना। उसके बाद रंगीन, पर यहाँ पर एक गलती है, ध्यान से देखिएगा। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, ये तो करेक्ट कर लेते हैं, पर यहाँ पर ये जो है बड़ी ई है, वहां पर ये छोटी कर देते हैं, एंड इसके कारण से आपका रॉन्ग हो सकता है। सो बेटर है कि आपको ये जो ई एंड ऊ है उसके अंदर कोई करेक्शन नहीं करना, एज इट इज रखना है, ठीक है। उसके बाद है तंबू, जैसे यहाँ पर क्या था, ऊ बढ़ा दिया है और हमने यहाँ पर छोटा कर दिया, और बिंदी के हिसाब से तो म दे दिया है, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि ये तो बिंदी तो आपने सही लगा दी, पर आपने यहाँ पर बड़ा ऊ कर दिया, बड़ा ई कर दिया, तो वहां पर आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, है ना। तो ये बात आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। नींद में भी ऐसा ही काम किया है। सो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब बात करेंगे रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 के अंदर क्या है, तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार, ठीक है। तो अनुस्वार के आगे हमेशा व्यंजन आना चाहिए। क्या? जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है और ये वर्ड के नीचे अंडरलाइन दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, तो के ग है, ग क्या है, तो के अनुस्वार है। तो अनुस्वार के आगे हमेशा आपको बिंदी लगानी चाहिए। अगर यहाँ पर हलंत वाला म है तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे रूल नंबर 3 के अंदर दिया गया है ऐसा कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लिखा है यहाँ पर विचार पथम, ये यहाँ पर वर्ड लिखा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर गच्छति लिखा है तो आप ये हटा दोगे और आप विचार पथम इस तरह से लिखोगे, यानी कि म हटा के आपको बिंदी लगा देनी है, अनुस्वार लगाना है, तो ये सही हो जाएगा। पर दूसरा रूल ये भी है कि जो स्वर होता है उसके आगे म लगता है। जैसे ये स्वर है, स्वर कौन कौन से होते हैं, दैट इज अ आ ई ऊ, ठीक है। तो आपको वहां पर क्या करना है, जब भी स्वर आए तो उसके आगे आपको म लगा देना है। तो ये अगर बिंदी है तो लगाना है, हाँ, बाकी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, जिसको अंडरलाइन करके दिया है तो ही। तो ये रूल्स याद रखो कि अनुस्वार के आगे, अनुस्वार जो है उसके बाद में हमेशा यहाँ पर क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, और म के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमेशा स्वर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है रूल नंबर 4। कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है एंड अगर यहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है और उसके पहले वाले वर्ड के लास्ट वाले लेटर पे अगर बिंदी दे रखी है, अनुस्वार है, तो ये गलत है। वहां पर आपको म देना पड़ेगा, है ना। तो ये हटा दो और यहाँ पर म देना है। आगे क्या है, ये इसके बाद क्या है वो कोई लेना देना नहीं है। ये समझ लो एक प्रकार का दीवाल है, दीवाल के पीछे क्या है हम नहीं देख करने जाएंगे। पर हाँ, अगर ये फुल स्टॉप आ जाता है, यानी कि फुल स्टॉप नाम की दीवार है, तो हमेशा याद रखो यहाँ पर आपको म देना है, ठीक है। और उसके बाद है रूल नंबर 5। जैसे यहाँ पर दिया है संसार, अब इसके ऊपर बिंदी है तो क्या, हाँ, उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो इसको देखने जाएंगे। पर यहाँ पर तो स जो है वो हमारे रूल्स के अंदर तो कहीं पर है ही नहीं, तो आपको एज इट इज लिखना है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर आपने ऐसा लिख दिया ना तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये पांचों रूल को अगर हम देखेंगे तो इजीली आपका काम हो जाएगा। अब एक्सरसाइज देखते हैं। आपको क्या देंगे, इस तरह से पूरा का पूरा पैराग्राफ देने वाले हैं, और पैराग्राफ के अंदर 1 2 3 3 तो आपको कंपलसरी करेक्शन करना है, पर कभी कभी 4 है, 5 है, 6 भी करेक्शन करने के लिए दे सकते हैं, तो इसके नीचे अंडरलाइन होगा। कभी कभी ऐसा देंगे कि 4 है उसमें से 3 करेक्ट करो, तो सही दिमाग लगा के उसको करेक्ट करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आया है, स्वर, और अभी हमने रूल आपको बताया था, क्या बताया था कि जो अगर स्वर आए तो म होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो बिंदी है, ये स्वर है, तो आपको म देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये म है और ये क्या है, व्यंजन है, तो आपको इसकी बिंदी कर देनी पड़ेगी, देखो ऐसा, है ना। ग्रंथागार, जो थ के हिसाब से आपको न देना पड़ेगा, परंतु त के हिसाब से न देना पड़ेगा। तो आपको पूरा ये पैराग्राफ रीराइट करना है, वापस से लिखना है, एंड जो ये वर्ड है उसको हो सके तो थोड़े बड़े लिख दो, अंडरलाइन कर लो, ताकि अच्छी तरह से हाईलाइट हो जाए एंड आपके पूरे मार्क्स आ जाए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है वृतांत, अब इसके ऊपर बिंदी है तो त के हिसाब से न बनना चाहिए,
अब यहाँ पर म है, पर ये क्या दिया है, व्यंजन है, तो व्यंजन के हिसाब से यहाँ पर बिंदी कर देनी चाहिए। यहाँ पर म है, पर म के बाद यहाँ पर क्या दिया है, व्यंजन है, तो बिंदी कर देनी चाहिए। ये ज है, तो उसके हिसाब से अंग होना चाहिए। तो देखते हैं उसका आंसर सही है कि नहीं है। तो ये देखो सारे आंसर्स राइट हो रहे हैं, पर रूल्स यहाँ पर कौन सा लागू पड़ रहा है वो भी चेक करते हैं। तो ये रहा रूल्स हमारे, तो उस हिसाब से आपको कार्य करना है, ठीक है। उसके बाद आगे और एक एक्सरसाइज लेते हैं, उसके अंदर भी चेक करते हैं कि क्या उस हिसाब से आपको सही होता है कि नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, जरा चेक करके बताओ सही है कि नहीं है। चेक कर रहे हो ना अच्छी तरह से, चेक करिए जल्दी जल्दी से। ओके, कुछ गलत मिला आपको? नहीं, नहीं मिला। अच्छा देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, शताभ्याम, और यहाँ पर देखो शताभ्या, और ये जो है उसके ऊपर बिंदी डाल दी है ना, एकदम सही है ना। ओके, यहाँ पर विजयम ये हटा के बिंदी कर दी, एकदम सही है। विजयांतरम, अब यहाँ पर ये बिंदी हटा के म लिखोगे ना तो रॉन्ग हो जाओगे आप, याद रखिएगा, ठीक है। एंड ग्रंथागार सही है ना। चलो ओके, नाउ आपको देंगे अब दो एक्सरसाइज, ये दोनों एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करनी है, ये वाली और ये वाली। ये खुद ही प्रैक्टिस करो, एंड अगर कोई भी डाउट्स आ रहा है तो मुझे जरूर पूछो, कोई भी प्रकार का डाउट्स आ रहा है, पर हाँ इसमें से 3 आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा था बुरा था, जरूर कमेंट्स करिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त आपका मित्र आपका गुरु महेंद्र जोशी, थैंक यू वेरी मच। के हिसाब से पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है दैट इज शुद्ध अशुद्ध, एकदम गारंटेड 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। पर कैसे, उसके कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हम अगर फॉलो करेंगे तो आप आसानी से इसको स्कोर कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा ये टेबल, जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है इसको इसी हिसाब से आपको लर्न करना है, लाइक क ख ग च छ ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, इसी तरह से। तो आपको पता ही होगा, जो ये लाइन है ना इसको क वर्ग वाली लाइन कहते हैं, इसको च वर्ग वाली लाइन, इसको ट वाली, इसको त एंड इसको प वाली लाइन। सेम ये जो लाइन होती है उसको कहते हैं प्रथम वर्ण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी एंड पंचमी वर्ण। नाउ शुद्ध अशुद्ध के अंदर आपको क्या देंगे, करेक्शन करना होता है उसमें क्या देंगे, कि आपको कुछ वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके देंगे और उसको आपको करेक्ट करना है। उसके अंदर एक इस तरह से करेक्शन करना है, देखो रूल नंबर 1 के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि समझ लो कि ऐसा एक वर्ड आपको दिया गया है और उसके अंदर ये श जो है उसके ऊपर बिंदी दे रखी है, ठीक है, यानी इस बिंदी को कहते हैं अनुस्वार। अब ये अनुस्वार है वो आपको नहीं देखना है। उसके बाद क्या है, तो कि ये क है, तो क को आपको इस टेबल में फाइंड आउट करने जाना है। तो देखते हैं ये रहा क। अब ये क की लाइन के अंदर हमेशा लास्ट वाले के पास चले जाओ तो ये रहा ड। तो ये जो बिंदी है यानी कि अनुस्वार है उसका काम ये ड करेगा, यानी यहाँ पर आपको ड लिखना है, फिर आपको क देना है, उसके नीचे हलन देना है। आप ये ड के नीचे भी एक क लगा सकते हो, मतलब आप जब भी दोगे तो ये जो अंग है ड जो है उसको हाफ देना है। याद रखिए ये जो दोनों है ना वो हमेशा ऊपर की साइड में लगेंगे, जबकि ये आधे आधे, मतलब ये डंडी हटा दो, ये न हटा दो, ये म हटा दो तो हाफ हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि रूल नंबर 1 में है। जैसे देखो यहाँ पर मंथन लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर बिंदी है तो क्या, हाँ, तो जिसके ऊपर बिंदी है वो लेटर तो हम देखते नहीं, उसके बाद क्या है तो क्या थ है, तो थ हमने इसमें फाइंड आउट किया, ये रहा। तो थ के हिसाब से लास्ट क्या बना, न है, तो ये बिंदी है वो न का काम करेगी, और ये न यहाँ पर मिलेगा थ को मिलेगा, तो आपको ऐसा लिखना है, ये करेक्ट करना है। तीसरा आगे देखते हैं कंटक। अब देखो क के ऊपर बिंदी है तो आपको ट चेक करना पड़ेगा, ट के हिसाब से क्या बनेगा, अण बनेगा। जो भी लाइन में आए ना उसके अंदर इवन है ये अण आए ना तो अण को भी अण हाफ देना है, न को भी न हाफ देना है, म को भी म हाफ देना है। ये लाइन के अंदर जो भी वर्ड मिले उसके अंदर, जैसे न को हाफ देना है, समझ लो यहाँ पर न आधा दे दिया, यहाँ पर न आधा दे दिया, यहाँ पर न आधा दे दिया, इस तरह से। तो कंटक के अंदर आपको इस तरह से कार्य करना है, इधर आपको अण आधा देना है, ठीक है। उस तरह से परंपरा, र के ऊपर बिंदी है पर प आया, प के हिसाब से हाफ म बनेगा। रंजन इसमें ये रहेगा, ज के हिसाब से ये रहा ज तो ये रहेगा, है ना। उसके बाद रंगीन, पर यहाँ पर एक गलती है, ध्यान से देखिएगा। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, ये तो करेक्ट कर लेते हैं पर यहाँ पर ये जो है बड़ी ई है वहां पर ये छोटी कर देते हैं, एंड इसके कारण से आपका रॉन्ग हो सकता है। सो बेटर है कि आपको ये जो ई एंड ऊ है उसके अंदर कोई करेक्शन नहीं करना, एज इट इज रखना है, ठीक है। उसके बाद है तंबू, जैसे यहाँ पर क्या था, ऊ बढ़ा दिया है और हमने यहाँ पर छोटा कर दिया और बिंदी के हिसाब से तो म दे दिया है, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे आपके।
क्यों? क्योंकि ये तो बिंदी तो आपने सही लगा दी, पर आपने यहाँ पर बड़ा ऊ कर दिया, बड़ा ए कर दिया, तो वहां पर आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, है ना। तो ये बात आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। नींद में भी ऐसा ही काम किया है। सो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब बात करेंगे रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 के अंदर क्या है, तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। ठीक है, तो अनुस्वार के आगे हमेशा व्यंजन आना चाहिए। क्या? जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है और ये वर्ड के नीचे अंडरलाइन दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, तो के ग है, ग क्या है, तो के अनुस्वार है। तो अनुस्वार के आगे हमेशा आपको बिंदी लगानी चाहिए। अगर यहाँ पर हलंत वाला म है तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे रूल नंबर 3 के अंदर दिया गया है ऐसा कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लिखा है यहाँ पर विचार पथम, ये यहाँ पर वर्ड लिखा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर गच्छति लिखा है तो आप ये हटा दोगे और आप विचार पथम इस तरह से लिखोगे, यानी कि म हटा के आपको बिंदी लगा देनी है, अनुस्वार लगाना है, तो ये सही हो जाएगा। पर दूसरा रूल ये भी है कि जो स्वर होता है उसके आगे म लगता है। जैसे ये स्वर है, स्वर कौन कौन से होते हैं, दैट इज अ आ ई उ, ठीक है। तो आपको वहां पर क्या करना है, जब भी स्वर आए तो उसके आगे आपको म लगा देना है। तो ये अगर बिंदी है तो लगाना है, हाँ, बाकी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। जिसको अंडरलाइन करके दिया है तो ही। तो ये रूल्स याद रखो कि अनुस्वार के आगे, अनुस्वार जो है उसके बाद में हमेशा यहाँ पर क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, और म के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमेशा स्वर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है रूल नंबर 4। कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है एंड अगर यहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है और उसके पहले वाले वर्ड के लास्ट वाले लेटर पे अगर बिंदी दे रखी है, अनुस्वार है, तो ये गलत है। वहां पर आपको म देना पड़ेगा, है ना। तो ये हटा दो और यहाँ पर म देना है। आगे क्या है, ये इसके बाद क्या है, वो कोई लेना देना नहीं है। ये समझ लो एक प्रकार का दीवाल है, दीवाल के पीछे क्या है हम नहीं देख करने जाएंगे। पर हाँ, अगर ये फुल स्टॉप आ जाता है, यानी कि फुल स्टॉप नाम की दीवार है, तो हमेशा याद रखो यहाँ पर आपको म देना है, ठीक है। और उसके बाद है रूल नंबर 5। जैसे यहाँ पर दिया है संसार, अब इसके ऊपर बिंदी है तो क्या, हाँ, उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो इसको देखने जाएंगे। पर यहाँ पर तो स जो है वो हमारे रूल्स के अंदर तो कहीं पर है ही नहीं। तो आपको एज इट इज लिखना है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर आपने ऐसा लिख दिया ना तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये पांचों रूल को अगर हम देखेंगे तो इजीली आपका काम हो जाएगा। अब एक्सरसाइज देखते हैं। आपको क्या देंगे, इस तरह से पूरा का पूरा पैराग्राफ देने वाले हैं और पैराग्राफ के अंदर 1 2 3 3 तो आपको कंपलसरी करेक्शन करना है, पर कभी कभी 4 है, 5 है, 6 भी करेक्शन करने के लिए दे सकते हैं। तो इसके नीचे अंडरलाइन होगा। कभी कभी ऐसा देंगे कि 4 है उसमें से 3 करेक्ट करो, तो सही दिमाग लगा के उसको करेक्ट करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आया है, स्वर। और अभी हमने रूल आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो अगर स्वर आए तो म होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो बिंदी है, ये स्वर है तो आपको म देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये म है और ये क्या है, व्यंजन है, तो आपको इसकी बिंदी कर देनी पड़ेगी, देखो ऐसा, है ना। ग्रंथागार, जो थ के हिसाब से आपको न देना पड़ेगा, परंतु त के हिसाब से न देना पड़ेगा। तो आपको पूरा ये पैराग्राफ रीराइट करना है, वापस से लिखना है। एंड जो ये वर्ड है उसको हो सके तो थोड़े बड़े लिख दो, अंडरलाइन कर लो, ताकि अच्छी तरह से हाईलाइट हो जाए एंड आपके पूरे मार्क्स आ जाए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है वृतांत, अब इसके ऊपर बिंदी है तो त के हिसाब से न बनना चाहिए। अब यहाँ पर म है, पर ये क्या दिया है, व्यंजन है, तो व्यंजन के हिसाब से यहाँ पर बिंदी कर देनी चाहिए। यहाँ पर म है, पर म के बाद यहाँ पर क्या दिया है, व्यंजन है, तो बिंदी कर देनी चाहिए। ये ज है तो उसके हिसाब से अंग होना चाहिए। तो देखते हैं उसका आंसर सही है कि नहीं है। तो ये देखो सारे आंसर राइट हो रहे हैं, पर रूल्स यहाँ पर कौन सा लागू पड़ रहा है वो भी चेक करते हैं। तो ये रहा रूल्स हमारे, तो उस हिसाब से आपको कार्य करना है, ठीक है। उसके बाद आगे और एक एक्सरसाइज लेते हैं, उसके अंदर भी चेक करते हैं कि क्या उस हिसाब से आपको सही होता है कि नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, जरा चेक करके बताओ सही है कि नहीं है। चेक कर रहे हो ना अच्छी तरह से, चेक करिए जल्दी जल्दी से। ओके, कुछ गलत मिला आपको? नहीं, नहीं मिला। अच्छा देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, शताभ्याम, और यहाँ पर देखो शताभ्या, और ये जो है उसके ऊपर बिंदी डाल दी है ना, एकदम सही है ना। ओके, यहाँ पर विजयम ये हटा के बिंदी कर दी, एकदम सही है। विजयांतरम, अब यहाँ पर ये बिंदी हटा के म लिखोगे ना तो रॉन्ग हो जाओगे आप, याद रखिएगा, ठीक है। एंड ग्रंथागार सही है ना। चलो ओके, नाउ आपको देंगे अब दो एक्सरसाइज। ये दोनों एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करनी है, ये वाली और ये वाली। ये खुद ही प्रैक्टिस करो एंड अगर कोई भी डाउट्स आ रहा है तो मुझे जरूर पूछो।
कोई भी प्रकार का डाउट्स आ रहा है, पर हाँ इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर संस्कृत ग्रामर एंड ये है क्वेश्चन नंबर 60 एंड 61 के अंदर ये पूछा जाता है। ये कलेक्शन किया जाता है पोएम नंबर 1, 7, 13, 20 और इस बार जो पोर्शन कट हो चुका है वो 18 नहीं आएगा, सो हमने भी काउंट नहीं किया है। अर्थ विस्तार जो है उसके मार्क्स रहेंगे 13 एंड आज हम कोशिश करेंगे कि 15 मिनट्स के वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे ये अर्थ विस्तार विथ एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाए एंड समझ में भी आ जाए और साथ में लर्न हो जाए। तो चलो समझते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं एंड 3 मार्क्स हम कैश करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। पर सबसे पहले ये बात याद रखें कि जब भी हम विचार विस्तार लिखते हैं तो उसके अंदर 4 पार्ट होता है। पहला जो पार्ट होता है वो एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी करना होता है। दूसरा पार्ट होता है एग्जैक्टली आपको इसका ट्रांसलेशन देना है। अगर आप गुजराती मीडियम से है तो आप गुजराती में लिखे और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियो बनाया गया है तो हमने यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया है। देन उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप उसका एक्सप्लेनेशन लिखे एंड लास्ट के अंदर देना है मोरल। ये 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको अर्थव्यवस्था लिखना चाहिए। टोटल 9 है और उसके अंदर सबसे पहला है दैट इज माँ कश्चित दुख भाग भवे, पोएम नंबर 1 और उसका कुछ ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन एंड मोरल इस प्रकार से है। Translation. May no one be unhappy. Explanation. No man is alone. We live in a society and our well-being for happiness is connected with the well-being and happiness of others. So the poet rightly say, may all be happy and healthy. May all experience good things and let me know when the unhappy. If any person around us is unhappy or suffering, we cannot be happy in real sense of the term. This lock is magnification and noble sentiment expressed in most simple manner. We pray we attain the greatness in life. We pray that the door of blessing and success will be open for us. My wishes for you are happiness and prosperity, and we pray God grant you all your heart desires. Everything good you ever desire will come to you without stress by God's grace. We wish you all the success today and always. All the best for a bright future. May there be success at every turn of life and all your dreams come true. Here's wishing you good luck for a bright and prosperous future. Moral. Wishing well for all is the best prayer. भारतीय संस्कृति हमेशा कहती है वसुधैव कुटुंबकम, एक साथ हम इस पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह, परिवार यानी कि फैमिली की तरह मानते हैं। इसीलिए भारत ने आज तक कोई भी देश के ऊपर अटैक नहीं किया है, क्योंकि हमारा संस्कार और हमारी संस्कृति उसमें मिल जाती है हमारा संस्कृत, और वही कहता है माँ कश्चित दुख भाग भवेतः। ना बात करेंगे हम नेक्स्ट यानी कि अर्थ विस्तार है। यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षयते निर्घर्षणम चच्छेदनम ताप ताड़िनीम। मनुष्य के अंदर जिस तरह से अलग अलग क्वालिटी के आधार पर मनुष्य को चेक किया जा सकता है, उसी तरह से कनक यानी कि सोने को भी चेक किया जा सकता है। ये है पोएम नंबर 7 और उसके अंदर जब भी आपको ये दिया जाए तो आपको उसका पूरा ट्रांसलेशन लिखना है, देन एक्सप्लेनेशन एंड लास्ट में मोरल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं ट्रांसलेशन, जो कि कुछ इस प्रकार से है। As gold is tested in 4 ways, that is, by rubbing, cutting, heating, and striking. Man is tested in 4 ways, that is, by education, character, virtues, and work. Explanation. In the first line, the 4 ways in which gold is tested are given. Real, genuine gold shines brighter after going through these tests. Fake gold does not. Similarly, man is judged in the society not by his appearance or dress, but by his knowledge, character, virtues, and work. Knowledge, character, and virtues are reflected in his work and behavior. From these words, we know the importance of developing good qualities, character, knowledge, and doing good work to prove our worth. Empathy enables you to understand other people's motivation, needs, and emotions more deeply, and you can use the understandings to create better products of them. Your mindset is about what you see, think, and believe. It is the internal lens through which you see and navigate life. Mindset influences everything you see as well as everything you do. Moral. We should try to develop good qualities. तो हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी लाने के लिए कुछ अच्छे संस्कार, अच्छे गुण और अच्छी चीजों का दिखना बहुत जरूरी है। यह हमें दिया गया है पोएम नंबर 7 में और उसके बाद उसी के अंदर है और एक श्लोक। सेवत्यो महावृक्षः फलचच्छायाः संवन्तिः यदि देवात्व फलम नास्ति चच्छायाः केन निर्वायते।
कहते हैं घर के अंदर, जिस घर के अंदर वडील बुजुर्ग का छाया रहता है, वो बुजुर्ग भले आपको धन संपत्ति, बड़ा सा बंगला, गाड़ी, मोटर या सोना न दे, रुपया जायदाद न दे, पर हाँ उसके अच्छे संस्कार हमें जीवन जीने का सही एक सलीका सिखा के जाता है। उसी तरह से बड़ा सा पेड़ है, वो हमें भले अच्छे फ्रूट या आयुर्वेदिक ना दे, पर छाया से हमें कोई दूर नहीं ले जा सकता है। इस तरह से बड़ों के आशीर्वाद हमेशा हमारे घर को स्वस्थ, तंदुरुस्त एंड सिक्योर बनाता है। और उसी के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है इसका ट्रांसलेशन, एक्सपांशन एंड मोरल। Translation: A big tree having fruit and shade is worthy to be resorted to. Even if by chance there is no fruit, who can prevent one from enjoying its shade? Explanation: A big tree has many things to offer: fruit, shade, and pleasant sound of rustling leaves. A great man is like a big tree. If you take shelter under a big tree, you are bound to enjoy its cool shade, and if you are lucky, you may even have a chance to eat its fruit. Similarly, when you are in the company of a great man, you are sure to be benefited in some way or the other. My idea of good company is the company of clever, well informed people who have a great deal of conservation. Be around people that make you want to be a better person, who make you feel good, make you laugh, and remind you what's important in life. Good company is important. It helps to cultivate good qualities. Moral: being in the company of great person is always beneficial. तो जीवन के अंदर अच्छी फ्रेंडशिप हमेशा आपको बेनिफिट दिखा सकती है एंड जीवन का सही राह दिखा सकती है। नाउ सीधे चले जाते हैं पोएम नंबर 13, और यहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या मोरल देते हैं। तो लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संकल्प सत्कर्मिणि। इसके अंदर नॉर्मली हमने फर्स्ट लाइन तो हम सब जगह पर पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं कि हमेशा फल की आशा रखे बिना कर्म किए जा, मेहनत किए जा, और तो ही उस काम करने में तुम्हें मजा आएगा। पर मुझे सबसे ज्यादा सेकंड वाली लाइन अच्छी लगती है, वो ये है कि जो कर्म नहीं करता है, जो आलस करता है ना, तुम्हारी संगति ऐसे लोगों के साथ भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन आजकल ऐसा हो गया है कि अच्छाई को प्राप्त करने में सालों लग जाते हैं, पर बुराई को थोड़ा सा अगर हम टच कर ले और हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सो यहाँ पर सेकंड लाइन मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। कभी कभी विचार विस्तार में आपको सेकंड लाइन तो कभी फर्स्ट लाइन भी लिख कर दे सकते हैं। सो याद रखिए, फुल ट्रांसलेशन लिखिए, फिर एक्सप्लेनेशन लिखिए एंड लास्ट में इसका मोरल दीजिए, जहां पर ट्रांसलेशन, मोरल और एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है। Translation: You have a right only in action, making an effort. Never have you right in the fruits or results. Do not be desirous of the fruit of action. May you not be found of inaction or idleness. Explanation: In the verse, Lord Krishna says, you have a right to work, no right to demand its result. Do not work with the expectation of result. At the same time, do not be lazy. Man must work, he cannot be idle. An inner compulsion makes man do something or the other. Man cannot live without doing something or the other. A sort of inner compulsion makes him to do something or act. Very often he is promoted to undertake an activity with a view to attain some result. But when and if the expected results does not follow, he is disappointed or unhappy. So Lord says, do not work to get the fruit. Why? You should apply your mind exclusively to work that you have started. When you think of what you will get out of it, a part of your mind gets distracted. Some energy is wasted in thinking about the result or fruit over which you have no control. Better to concentrate on work at hand and not to waste mental energy in thinking about its result. This verse is perhaps the most famous and oft quoted one because it contains the secret of Karma Yoga. Moral: being in the company of great person is always beneficial. सो याद रखो, अपने कर्म योग को ही हमेशा प्राधान्य दे, एंड उसी के कारण से आप इस दुनिया के अंदर नाम, फेम एंड अमरता प्राप्त कर सकते हैं। नाउ चले जाते हैं 13 पोएम में, और एक श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संकेंद्रितः ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति म चरिरेणाम धिगच्छति ही। जिंदगी के अंदर अगर आपको कोई भी बड़ी अचीवमेंट हासिल करनी है, तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को, ऑर्गन्स को कंट्रोल करना सीखो। देखो, ज्ञान प्राप्त करना आसान है, पर सबसे जल्दी
और शांति से अगर परम ज्ञान को प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे पहला कार्य करना चाहिए, हमें अपने ऑर्गन्स को कंट्रोल करना, यानी कि इंद्रियों को कंट्रोल करना। जो अपने पर भरोसा रखता है, इंद्रियों को कंट्रोल रखता है, उसको बहुत ही जल्दी से ज्ञान यानी कि सफलता प्राप्त हो सकती है। तो इसके बारे में दिया गया यहाँ पर ट्रांसलेशन, एक्सपांशन एंड मोरल। Translation. He who has faith attains knowledge. He whose sense organs are controlled, who is diligent, exclusively devoted to knowledge, attains knowledge and in no time achieves highest kind of quantity. Explanation. In order to get knowledge, one should have faith. Secondly, one should be exclusively devoted to knowledge. Our sense organs distracted us, derive us in many directions. One who desires to get knowledge should control his senses. The first line, one gets the highest kind of peace as soon as knowledge is attained. Lord Krishna is speaking about knowledge of tells us the qualification required for attaining the knowledge, while the second line tells us the effect of attaining knowledge. God or realization of God. In other words, this verse is describing the evolution of a devotee from the stage of being Jigyasu to the final one of being controlling the outward flow of mind. A devotee dedicates himself to the sole purpose of attaining realization of God, having unwavering faith. When he becomes at he is rewarded with eternal peace. Moral. Man must have faith in knowledge due to which he can rewarded with eternal peace. तो अपने जीवन के अंदर अगर आपको शांति चाहिए तो सबसे पहले आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। इसके बाद आगे इसी के अंदर दिया गया है, चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सत्कृते अर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानम च भरतवर्षभः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे उत्तम भरतवंशी राजा अर्जुन, याद रखो 4 प्रकार के लोग हमेशा मेरी प्रेयर करते हैं, मेरे डिवोटी है। सबसे पहले है जो दुखी है, हे भगवान ये क्या कर दिया, हे भगवान मुझे कब मिलेगा, यानी दुखी इंसान। दूसरा है जिज्ञासु, जिसको जानने की इच्छा है कि भगवान कहाँ है, कैसा है, किस तरह से, किस रूप में है वो। तीसरा होता है वो है अर्थार्थी, जिसको कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा है, नाम, बल, फेम, संपत्ति, ज्ञान। और चौथा है ज्ञानी, जो सही में जानना चाहता है कि एग्जैक्टली भगवान कहाँ पर है एंड कैसा है। सो ये 4 प्रकार के लोग हमेशा ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं और यहाँ पर उसका एक्सपांशन, ट्रांसलेशन एंड मोरल कुछ इस प्रकार से है। Translation. O Arjun, the best among those who are born in the dynasty of 4 types of writers worshipped me. First, distressed. Second, having desire for knowledge. Third, desires of worldly object. And fourth, one who has attained knowledge. Explanation. The list is exhaustive and covers all the devotees of God. Majority of people belong to the first and third category, being afflicted by some calamity or the other. Man becomes distressed and turns towards God for getting a relief. Some others are carving for material things and with the desire to get those things they worship God. Or the best of Bharat's Arjun. Those who perform virtuous acts, Artharati, seeker of wealth, one who performs ritual through Ved mantras to attain wealth, Arth the distressed, one who performs ritual by Ved mantras for removal of crisis, Jigyasu, one who with the desire to gain information regarding God by gaining knowledge, becoming knowledgeable on the basis of the Vedas, becomes a speaker, and Jnani, who has come to know that a human life is only for attaining God. Moral, men have to worship to God without any greed. तो कोई प्रकार की आपको लोभ, लालच के बिना भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, नहीं कि भगवान कुछ दे तो ही हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं एंड वो है शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यंतात सुबद्ध मूलाः निपतन्ति पादपाः जलम जलस्थानम गत च शुशन्ति भूतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। जीवन के अंदर एज इट इज हमेशा है और हमेशा रहेगा, ये प्रश्न हमेशा होता है। एंड ये प्रश्न को हम समझते हैं कि ये अमरता का वरदान है, जो हमेशा है और हमेशा रहेगा। क्या हमारा शरीर हमेशा है और रहेगा? नहीं। तो फिर क्या है? वो है नाम, वो है फेम और वो है आपका काम। आज से कितने साल पहले कितने महान लोग हो गए, जिसमें है स्वामी विवेकानंद जी, हमारे गांधी जी एंड इसके अलावा बहुत बड़े बड़े लेखक एंड कलाकार, पर फिर भी आज हम उसको याद रखते हैं।
है ना, उसके अच्छे विचारों को याद रखते हैं, इसके किताबों को पढ़ते हैं और उसकी ज्ञान जो है उसको आज भी हम चारों ओर बिखेरते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप दूसरों का भला करोगे, यानी कि देना, दया करना, परोपकार करना, उत्तम च दत्तम, दिया हुआ दान एंड दूसरों को किया गया उपकार वो हमेशा रहता है। बड़ा सा जल स्थान होगा, लेक या पौंड है, एक दिन सूख जाता है। बड़ा सा अगर पेड़ है, उसका लंबा सा ट्रंक है, उसकी लंबी सी रूट है, पर वो भी सड़ जाती है, गिर जाती है, सूख जाती है। उसी तरह से शिक्षा समय आते अगर उसको रिवाइज नहीं किया जाए तो वो भी चली जाती है। जैसे हम साल के शुरुआत में जो चैप्टर किया होता है वो हम भूल जाते हैं, पर हमेशा दिया हुआ दान एंड प्राप्त किया हुआ परोपकार का पुण्य वो हमेशा ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन, एक्सपांशन एंड मोरल कुछ इस प्रकार से। Translation. With the passage of time, whatever is learnt is lost. The trees having strong roots fall down and water lying in the reservoir dries up. Whatever is offered as an oblation into fire and whatever is given in charity remains as it is. Explanation. This verse is from the play Karnabat. The great warrior Karna is about to give away his armor to a Brahmin who is actually Indra in the juice of a Brahmin Karna's charioteer. All tries to dissociate him for giving the armor when Karna says this. All other things perish, only sacrifice and charity endure. Even No to Karna is famous for his generosity, which proves the point. This is said by Karna to his charioteer Shalya, who tries to dissociate him for giving away his divine arms and earrings to Indra, who had come in the disguise of a Brahmin. Learning is forgotten after some time. Trees, even with firm roots, fall down. Water in the reservoir dries up, but oblation given in sacrifice and acts of charity endure forever. Moral: we should always be helpful to others and help by giving our wealth of knowledge and strength to others. तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करने रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं एंड ये बताते हैं हमारे प्रिंसिपल, हमारे पुलिसमैन और हमारे फादर के बारे में, ठीक है, जो कि स्ट्रिक्ट स्वभाव के हैं। क्यों है पापा स्ट्रिक्ट स्वभाव के? क्योंकि उसको उसकी पोस्ट मिली है। अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो हम भी सीधे नहीं रहेंगे। प्रिंसिपल अगर फ्रेंडली बन जाएगा तो स्कूल कैसे चलाएगा, एंड पुलिसमैन अगर सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा तो यहाँ पर लिखा है वज्रादपि कठोराणि मृदुनानि कुसुमादपि ही लोकतराणाम चेतासी ही को न विज्ञातुमर्हसि ही। अब हर एक जो व्यक्ति है उसके अंदर स्ट्रिक्टनेस तो होती ही है, क्योंकि उसको काम करना है। अगर आपको पुलिसमैन बना दिया जाएगा तो आप भी स्ट्रिक्ट बनोगे। तो क्या वो पुलिसमैन के हृदय के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है? क्या वो अपनी पत्नी को और बच्चे को क्या प्यार नहीं करता है? क्या मित्रों के साथ शरारत नहीं करता है? करता है। तो ऐसे व्यक्ति को कितने लोग सही तरीके से समझना चाहते हैं या समझते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वज्र के समान उसका हमेशा हृदय कठोर नहीं होता है, उसके अंदर फूलों की कोमलता होती है। पर ऐसे लोगों को कितने लोग समझ सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर ट्रांसलेशन है, एक्सप्लेनेशन है एंड मोरल कुछ इस प्रकार से है। Translation. Who indeed can understand fully the minds of extraordinary persons, the minds that are harder than a thunderbolt, softer than flower. Explanation. The great poet Bhavabhuti says in this verse, who can indeed fathom the minds of the great which are softer than a flower and harder than a thunderbolt. Floral softness and firmness of thunderbolt are the characteristics of great souls. They become generous and compassionate or harsh, depending on the situation. Lord Ram abandoned Sita, where B appears to be hard, but he performed a horse sacrifice, placing a golden image of Sita beside him. Hearing this, Vasanti, a female ascetic, utters these words which have been quoted innumerable times. Moral: the heart and mind of great men are always as hard as a stone outside. They are never afraid even in difficult situations. तो हमें उससे डरना नहीं है, पर उसको समझने की कोशिश करनी है। आगे लिखा है सुखम ही दुखा अनुभव्यते शोभते है घना अंधकार धिवंते है दीप दर्शनम सुखांतु यो याति ही नरो दरिद्रताम ध्रुतम शरीर मृतम चसी जीवसी ही। जीवन के अंदर सुख और दुख वो एक फ्रीक्वेंसी की तरह है, अप एंड डाउन आते जाते रहते, सिक्के के दो पहलू के समान है। गुजराती में कहते हैं हंसता हंसता रड़ी पड़े ते मानस छे अने रड़ता रड़ता हंसी पड़े ते मानस छे। जीवन के अंदर दोनों चीज चाहिए, सुख भी चाहिए दुख भी चाहिए, पर
कंटिन्यूसली सुख मिलने के बाद अगर दुख आ जाए तो बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं और ऐसा फील करते हैं कि अरे अब मैं क्या करूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर ये बताया गया अर्थ विस्तार है, जिसके अंदर ट्रांसलेशन, एक्सपांशन एंड मोरल कुछ इस प्रकार से है। Translation. Indeed, happiness appears to advantage after having experienced sorrow, like the sight of a lamp in the pitch darkness. A man who becomes poor after having enjoyed the period of happiness lives like the dead in spite of having a body. Explanation. In this verse, the poet Shudra has described a universal experience. He says, happiness is indeed more appreciated when it comes after sorrows. It is like a sight of lamp in the pitch darkness. However, if a man becomes poor having experienced happiness, he is like a dead person even though he has a body and he goes on living. In happiness, man forgets the sorrow of the past, and even if he remembers them, the memories do not spoil his present happiness. On the other hand, when a man becomes poor and remember his prosperity in the past, the memory adds to this sorrow. Moral: if we continue to experience happiness, we can never progress. तो जीवन के अंदर एक समान कुछ भी नहीं होता है, सुख और दुख आते जाते ही रहते हैं। तो ये हो गए हमारे टोटल 9 अर्थ विस्तार।